हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे स्टडी चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक प्लेलिस्ट जिसके अंदर हम केवीएस के बारे में, जो आने वाला एग्ज़ाम है केंद्रीय विद्यालय, या फिर ना सिर्फ केंद्रीय विद्यालय की सिलेबस से मैच करता हुआ जितना एग्ज़ाम है, हम सबकी प्रिपरेशन करेंगे। लगभग सब में एक जैसा सिलेबस होता है। तो प्रिपरेशन करने के लिए दोस्तों हमने ये तरीका अपनाया है कि मैं क्या करूँगा, पुराने क्वेश्चंस लगाऊंगा और बीच बीच में जो आपके कंसेप्ट आते जाएंगे उनको एक जगह आपको नोट कराता जाऊंगा, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले, आपसे क्वेश्चन निकल सके। ठीक है दोस्तों, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला मेरा टारगेट है कि हम मैथ्स और साइंस के जो करीब 20 से लेके 20 40 से लेके 60 क्वेश्चन जो होते हैं उनको कवर करें। और जैसे ही हमारे कवर हो जाते हैं तो फिर हम आगे की चीज़ें बाद में देखेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि पहले हम क्या देखने जा रहे हैं। तो पहले हम साइंस देखेंगे, फिर हम मैथ्स देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं करता हूँ। क्वेश्चन कहता है, आप 21 नंबर पे मत जाइए। एक्चुअली मैंने केवीएस के पेपर से निकाला है, तो 21 नंबर पे ये क्वेश्चन था। तो आप चाहे, ये 2018 का पेपर है, तो आप चाहो तो आप देख भी सकते हो। तो बगल में मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता जाऊंगा। तो जब भी एट टाइम, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, एट टाइम टी इक्वल टू जीरो स्कूटर हैज अ वेलोसिटी ऑफ कितना। दोस्तों, आपको पता है जब भी टी इक्वल टू जीरो पे कोई भी वेलोसिटी दी हो तो उसको यू से डिनोट करेंगे, और वो 21 मीटर पर सेकेंड है। सेकेंड की पावर -1 मतलब पर सेकेंड। अब इट स्लोज डाउन। अब वो देखिए दोस्तों, रुक रही है एक एक्सेलरेशन के, तो उस एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे ए की वैल्यू है हमारी 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब दोस्तों यहाँ पे ये ध्यान देने वाली, ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है। ठीक है। तो अगर मैं इसको, अभी मैं इसको नहीं बदल रहा हूँ वैसे, बाकी अगर मैं इसको बदलना चाहूँ तो ये 0.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि एक सौ सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो 50 सेंटीमीटर में आधा मीटर होगा। तो अगर फॉर्मूले में कंफ्यूजन हो तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ ये एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड, स्कूटर ने कितना ट्रेवल किया। दोस्तों इसमें हमें टी दिया हुआ है 4 सेकेंड। अब दोस्तों हमें इसमें कुछ नहीं, गति का दूसरा नियम लगाना है। क्या कहता है वो, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन चूंकि यहाँ पे डी एक्सेलरेशन हो रहा है, यानी रुक रही है, स्लो डाउन हो रही है, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये क्या हो जाएगा, u की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो u की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ 21 इंटू टी यानी 4 माइनस हाफ इंटू ए की वैल्यू 0.5 इंटू टी स्क्वायर 16। तो अब ये कितना हो जाएगा, 84 माइनस 16 पंचे 80 डिवाइड बाई टू, 80 यानी 8, 8 डिवाइड बाई टू, तो ये कितना आ जाएगा 80। तो अगर मैं आंसर लगाना चाहूँ तो ए पार्ट मेरा सही आंसर होगा। तो आंसर को हम एक काम करते हैं, ऐसे लगाएंगे तो ए पार्ट मेरा सही आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया। दूसरे क्वेश्चन पे मैं आता हूँ, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सोडियम। सोडियम में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है उन्होंने। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको, तो ये थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, और जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उनके लिए मैंने क्या किया, मैंने आपको बगल में एक कॉन्सेप्ट लिख दिया है कि भैया जब 4 तरह की सेल होती है, के एल एम एन, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल में 8, एम में 18 और एन में 32, और इसी तरह इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। तो सोडियम का अगर आप देखो, तो सोडियम का जो आपका एटॉमिक नंबर होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 11। अब एटॉमिक नंबर के बेस पे हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या लिखेंगे, तो पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 ही, तभी तो 11 होगा। तो 2 8 1 कहाँ लिखा, तो दोस्तों ए पार्ट जो है 2 8 1 है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि आपको इसके बारे में और पढ़ना है तो मैं आपको एक दिखा देता हूँ, नोट्स मैंने बनाया है। ये नोट्स है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है फिलहाल, तो ये अ, जो, अब इसमें क्या है दोस्तों कि ये हमारा नया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, और इसमें क्या कहते हैं कि जब भी n की वैल्यू,
जब भी आप n की वैल्यू 4 होगी तो l की वैल्यू, l क्या होता है हमारा, l होता है हमारा अजीम्यूथल, अजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है, जो कि नीचे लिखा भी हुआ है। ये पूरा आफबाउ का लॉ है। एक्चुअली ये जो पीछे का लॉ था वो दूसरा लॉ था, ये वाला लेटेस्ट लॉ है जिसको अफबाउ लॉ कहते हैं, जिसके अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ऐसे भरा जाता है। पहले इसमें सब शेल होती है दोस्तों। तो इसमें एक होती है मुख्य क्वांटम संख्या जिसको n से डिनोट किया जाता है, एक होती है द्विंगसी क्वांटम संख्या जिसको इंग्लिश में अजीमुथल बोलते हैं, अगर आप हिंदी में पढ़ते हो तो द्विंगसी क्वांटम संख्या होती है। ठीक है। तो क्या होता है कि जो द्विंगसी यहाँ पे अगर आप पढ़े हो तो सबसेंस इनटू, इसमें क्या होता है, अफबाउ ने क्या नियम दिया कि ये प्रिंसिपल नेम्ड आफ्टर जर्मन वैज्ञानिक के नाम पे था। इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ऐसे लिखा जाना चाहिए इस फॉर्मेट में, और इन्होंने इसका फॉर्मेट भी दिया। इन्होंने बोला कि द सबसेल इनटू विच इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ड ऑन अजीमुथल। अब अजीमुथल के बेसिस पे जो एल होता है उसके बेसिस पे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होगा। मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन हो सकता है वो 2 × 2l+1 होगा। ठीक है। और अगर आप नीचे पढ़ो तो इन्होंने बोला कि एसपीडीएफ में इस हिसाब से 2, 6, 10 और 14, 2, 6, 10 और 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब अगर आप, मैं सोडियम का अगर करूं, जो हमारा पिछला क्वेश्चन था, अगर मैं इसको इस अफबाउ लॉ के अनुसार 11 को लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, 1s2, फिर क्या लिखूंगा, 2s2, 2p6, 3s1, और फिर मैं इसको ऐसे काटूंगा। ठीक है। तो हम इसको ऐसे काटते हैं और फिर ऐसे काटते काटते इसको लिखते जाते हैं। ठीक है। तो ये हिसाब से 2, 8, 1, क्योंकि पहले उसमें इसको यही हमारे पहले जो के एल एम एन सेल था उसमें इसको 2 लिख दिया जाता था। इसमें जो इलेक्ट्रॉन आते थे उनको 8, नीचे जो आते थे उनको 18, और ऐसे चलता था। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबशेल में बांट दिया। सबशेल क्या होते हैं, एसपीडीएफ, और एक सबशेल में कितना आएगा, वो होगा 2 × 2l+1। और एल की वैल्यू क्या होगी, अगर एन की वैल्यू 4 है तो एल की वैल्यू 0, 1, 2, 3, यानी 0 से n-1 तक होती है। यानी एल कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 0 to n-1। तो ये होता है एजीमुथ। इसके बेसिस पे हम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो पता करते हैं। फिर कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे एक कन्फिग्रेशन दर्शाया, मैंने भी एक नीचे लिखा, तो आप इस चीज़ को नोट कर सकते हो। ये आपके आगे ही एग्जाम में आ सकता है। ये लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जिसका आजकल यूज़ होता है। और इससे पहले जो था वो इससे पुराना था, वो के एल एम एन कोर्स पे डिपेंड करता था। तो मैं वापस जाता हूँ अपने क्वेश्चन पे। आप जो मैंने दिखाया उसको आप नोट कर सकते हो। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पूछा है, विच कंपाउंड इज सेचुरेटेड एसाइक्लिक। सबसे पहले आप ये जानो हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो हाइड्रोकार्बन वो होता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जिसमें हाइड्रोजन हो और कार्बन हो। क्या क्या हो, हाइड्रोजन हो, कार्बन हो, वह हाइड्रोकार्बन होता है। अब ये दो तरीके के होते हैं, एक हो गया आपका साइक्लिक, एक हो गया आपका ए साइक्लिक। साइक्लिक वो होते हैं जिनमें कोई साइकिल बनती है, जैसे आपका बेंजीन हो गया, बेंजीन में साइकिल हो, ये हो गई पूरी साइकिल। साइकिल क्या होती है, जहाँ से शुरू किए वहीं खत्म, यहाँ से शुरू किए ऐसे 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 आए और यहीं खत्म हो गए, तो ये साइकिल हो गई। ए साइकिल क्या होता है, जिसमें साइकिल नहीं बनती। अब ए साइक्लिक भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड, अब सैचुरेटेड, एक होते हैं अनसेचुरेटेड। अब सैचुरेटेड क्या होते हैं, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन में CnH2n+2 का फॉर्मूला फॉलो होता है। अब ये कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ब्यूटेन देखोगे तो ब्यूटेन आपका क्या है, तो ब्यूटेन है 4 कार्बन का एल्केन। तो 4 कार्बन की एल्केन कैसे बनाओगे, पहले 4 कार्बन आप जोड़ लोगे। ठीक है। और फिर एक दो वैलेंसीज की हो गई, दो आप हाइड्रोजन यहाँ लगा दोगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, एक दो यहाँ 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक, हाँ यहाँ 3 हाइड्रोजन। तो अगर आप देखोगे टोटल हाइड्रोजन कितने हुए, तो 3, एक 4, एक 5, एक 6, एक 7, 2 9। और कार्बन कितने हुए, तो अगर आप कार्बन देखेंगे तो कार्बन हुए हैं दोस्तों, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होगा। तो कार्बन की एक वैलेंसी यहाँ पे छिप गई, एक यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हम लगा देंगे। अब अगर आप ये देखिए कि हाइड्रोजन कितने हुए, तो हाइड्रोजन हुए हैं
एक, अगर हाइड्रोजन जोड़ो आप, 1 2 3 4, 3 7 और 3 10, 10 हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की संख्या 10, कार्बन की संख्या 4। अगर मैं CnH2n को फॉलो करूं तो C 4 है, और H कितना है, 4 × 2 + 2, यानी जी हाँ CnH2n + 2 फॉलो कर रहा है। तो दोस्तों जो भी हमारे एल्केन ग्रुप्स होते हैं वो एक्चुअली में CnH2n + 2 फॉलो करते हैं, तो वो ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हो जाते हैं। ठीक है। अब क्या सारे एल्केन होते हैं? नहीं। अगर कहीं किसी एल्केन में साइकिल बन गई तो वो आपको ये भी देखना है कि ये साइक्लिक ना हो, यानी ए साइक्लिक हो, और सैचुरेटेड के लिए CnH2n + 2 का फॉर्मूला लगना चाहिए। बेंजीन, जैसा कि बी बताया मैंने, बेंजीन, बेंजीन तो बिल्कुल आंसर नहीं होगा। साइक्लोहेक्सेन है तो ऑप्शन में ही साइकिल आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। और एथीन क्यों नहीं होगा? क्योंकि एथीन में दोस्तों, एथीन सेचुरेटेड नहीं है। एथीन ए साइक्लिक तो है लेकिन एथीन सेचुरेटेड नहीं है। अगर एथीन का आप फार्मूला लिखोगे तो एथीन का फार्मूला अगर आप लिखने बैठोगे तो अगर मैं इसको रब करूं तो दोस्तों, अगर मैं एथीन का फॉर्मूला लिखूं तो एथीन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। तो आप देखिए दोस्तों, एक और तरीका होता है। अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो वो पर जो कंपोनेंट होता है वो कंपाउंड अपने आप अनसेचुरेटेड हो जाता है। तो डबल बॉन्ड जो है एक निशानी है डबल बॉन्ड कि ये अनसेचुरेटेड होगा। और दूसरा, अगर आपको सेचुरेशन चाहिए तो या तो डबल बॉन्ड ना हो या CnH2n + 2 का फॉर्मूला हो, तो वो सेचुरेटेड हो जाता है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ, और कोई भी डाउट आए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उस पर मैं जाता हूँ। तो आई थिंक ऊपर वाला आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। तो दोस्तों ऊपर वाले क्वेश्चन का जो आंसर था वो था ब्यूटेन। अब ये क्वेश्चन कहता है एन ऑब्जेक्ट कवर्स टू कंसेक्यूटिव इक्वल डिस्टेंस विथ स्पीड v1 एंड v2, द एवरेज स्पीड। तो एक ऑब्जेक्ट है जो दो कंसेक्यूटिव स्पीड, यानी कि मान लो ये x स्पीड है और फिर से ये x स्पीड है, इसको इसने v1 से कवर किया, इसको इसने v2 से कवर किया। तो वो पूछ रहे हैं उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। देखिए दोस्तों, एवरेज स्पीड इसकी होगी यहाँ से यहाँ तक जाने में इसने जितना इसने दूरी तय की अपॉन जितना इसको समय लगा। तो एवरेज अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो वो होगी जितनी दूरी इसने तय की, 4 = दूरी बटा जितना समय इसको लगा, टी। ये इसकी एवरेज स्पीड होगी। अब टी क्या होगा? तो टी दोस्तों, टी क्या होगा? तो टी होगा T1 + T2। T1 क्या होगा? ये दूरी का T1 होगा, इस दूरी का T2 होगा। तो T1 क्या होगा? तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो अगर मैं लिखूं इसको, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो अगर मैं समय निकालूं यहाँ से, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी बटा चाल प्लस दूरी बटा चाल, तो ये v2 ये v1। अगर मैं इस समय की वैल्यू यहाँ रखूँ क्या आएगा? 2x/v1 प्लस x/v2। अब x x कट जाएगा दोस्तों, और क्या आएगा? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। जहाँ भी आंसर होगा, आई थिंक चौथा, हाँ चौथा ये आंसर है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से चाल और दूरी के क्वेश्चन को इस तरह से आप कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। अब दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। A open jeep is moving on the straight line path with uniform velocity। एक ओपन जीप है, स्ट्रेट लाइन पे जा रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। A person sitting on the first seat project a ball upward। After some time the ball will, अच्छा, ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। मान लीजिए कि ये जीप है, तो ये जीप है, इसमें एक आदमी बैठा हुआ है, इसने बॉल को उछाला। अब ये इधर भी उछाल सकता है, इधर भी उछाल सकता है, और लेकिन उन्होंने बोला है वर्टिकली अपवर्ड, यानी उसने एकदम ऊपर उछाला है। ठीक है।
अब वो बोलता है कुछ समय बाद बॉल क्या होगा, बॉल के साथ क्या होगा। फॉल बैक इन हिज हैंड, फॉल इन फ्रंट ऑफ जीप, फॉल बैक टू द जीप, फॉल आउटसाइड द जीप, ये इन्होंने पूछा है। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली तो बात कुछ कॉन्सेप्ट है जो मैं बताना चाहता हूँ। बॉल, जो भी आदमी यहाँ बैठा हुआ है, अगर जीप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है तो ये भी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी यू से जा रहा होगा। ठीक है। अब जीप के रेस्पेक्ट में ये आदमी स्थिर है। ठीक है। जीप के रेस्पेक्ट में ये आदमी स्थिर है। तो सबसे बड़ी बात इन्होंने ये भी लिखी कि एक ओपन जीप है। अगर ये क्लोज जीप होती तब तो बॉल जीप में ही रहती। अब बॉल जो है, अगर इसने ऊपर उछाला है तो बॉल कहाँ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन ये। ठीक है। तो जीप चूंकि आगे जा रही है और बॉल ऊपर उछलेगी तो फिर बॉल नीचे गिरेगी। लेकिन बॉल जब हवा में जाएगी दोस्तों, तो आ, तब तक जीप थोड़ा आगे जा चुकी होगी। ठीक है। अब आ, अब आपको ये बताना है कि, तो दोस्तों फिर अगर ये ऊपर जा रहा है तो अब हमें सोचना ये है कि जब ये जीप आगे जा रही है, सपोज आप जीप में हो, आपने कोई चीज़ उछाली, तो आप जिस टाइम उछालेंगे उस टाइम आप तो वर्टिकल उछालेंगे, लेकिन चूंकि वो जीप थोड़ी सी आगे बढ़ चुकी होगी तो जो आप वर्टिकल उछालेंगे तो हल्का सा वो प्रोजेक्टाइल होके पीछे हो जाएगा। फिर चूंकि जीप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है, तो एक्सीलरेशन हमारा क्या होता है, जो हमारी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। क्योंकि ये जीरो है तो एक्सेलरेशन तो जीरो होगा, तो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा नहीं हो पाएगा। लेकिन चूंकि जिस समय आप उछालेंगे उस समय उस समय ये थोड़ी सी आगे बढ़ चुकी होगी, तो ये एक्चुअली कुछ पीछे की तरफ जाएगी और ये जाके आपके पीछे की सीट पे गिर जाएगी। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा। अब इसके बाद हम आते हैं, एक ऑब्जेक्ट है 40 किलोग्राम मास का। ओके, तो एक ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया 40 kg मास का, along with a straight line, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमने लगा दी u इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। कोलाइड करती है हॉरिजॉन्टली इसको। ठीक है। कोलाइड करता है ये, यानी ये इतनी वेलोसिटी से जा रहा है, कोलाइड किया एक स्टेशनरी वुड से। एक वुड है जो खड़ा है जिसका मास है 10 kg, तो ये इससे कोलाइड कर गया। अब चूंकि ये कितने का है, 40 kg का, और ये कितने का, 10 का, और फिर ये स्पीड से भी जा रहा है तो ये जाहिर बात है थोड़ा सा आगे तो खिसकेगा ही। अगर सरफेस स्मूथ है, यानी ये सरफेस क्या है, स्मूथ है, खुदरी नहीं है। अब स्मूथ का मतलब क्या हुआ कि इसमें फ्रिक्शन या तो ना के बराबर होगा, एफ एस यानी फ्रिक्शनल फोर्स, ये या तो ना के बराबर होगा या बहुत कम होगा। ठीक है। along with the straight line, वो पूछते हैं ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। अच्छा, कोलिजन के बाद ये कितना तो दोस्तों, अब अगर आपको मैं बताऊं कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो अब क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है कि एक सॉलिड है 40 किलोमीटर का है, वो जा रहा है 15 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। एक स्टैटिक सॉलिड है, उसको ये हिट करता है, और ऑब्वियस सी बात है पहले इसकी स्पीड इतनी है, हिट करने के बाद ये जब रुकेगा, यानी ये वाला सॉलिड, तब तक ये कुछ आगे बढ़ चुका होगा, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अब हमें बताना है कि ये किस वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा। तो इसका सीधा होता है m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू फाइनल जो मेरा v बनता है। ये संवेग संरक्षण का नियम है। ये और ये दोनों मिलके जो फाइनल बनता है वो ये इतने एम वी के बराबर ये आगे बढ़ेंगे। तो m1v1 क्या होता है, 40 × 15 प्लस m2v2। अच्छा, m2 क्या है, 10, लेकिन v2 क्या हो जाएगा, 0। फिर v2 क्या होगा, इसका फाइनल होगा। ठीक। और m1 प्लस m2 इंटू वी टू, यानी 40 प्लस 10 इंटू वी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये कितना हो जाएगा, 60/50। ठीक है, जो कि इधर कितना आएगा,
60 और ये कितना आएगा 600। तो इसको अगर मैं करूँगा इक्वल टू वी, तो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। तो 12 मीटर पर सेकेंड मेरा सही उत्तर उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो आप क्या करो, m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू वी, ये इसका सही तरीका होता है लगाने का। और जब आप ये लगाओगे तो आंसर आ जाएगा। अच्छा एक और बात है, चूंकि ये स्मूथ सरफेस थी इसलिए यहाँ पे जो फ्रिक्शन था वो नल नल लिया गया, वरना फ्रिक्शन फोर्स भी काउंट होता, क्योंकि फ्रिक्शन इसको और जल्दी रोकता तो हो सकता है ये वेलोसिटी कम होती। ठीक है। अच्छा, जाहिर सी बात है थोड़ा सा फ्रिक्शन तो है ही है तभी ये रुक रहा है, बट उतना नहीं है। अगर मेंशन ना होता स्मूथ सरफेस तो हमें फ्रिक्शन भी काउंट करना पड़ता है। फ्रिक्शन यानी जिसको हम घर्षण बोलते हैं दोस्तों। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, और आई थिंक ऊपर वाला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि जब भी आपको कोलिजन का क्वेश्चन आएगा आपको सम्यक संरक्षण लगाना ही लगाना है। ठीक है। एक ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट इज कवरिंग द डिस्टेंस इन डायरेक्ट प्रपोर्शन टू स्क्वायर ऑफ टाइम इलेप्स्ड, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है वो अगर x डिस्टेंस कवर करता है तो वो टी स्क्वायर टाइम के प्रोपोर्शनल है, यानी अगर मैं x को लिखूँ तो ये के टी स्क्वायर। ठीक है। What is the conclusion can be drawn? The object is moving with zero acceleration. तो देखिए दोस्तों, जो मेरी डिस्टेंस होती है x, उसका फॉर्मूला होता है x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अगर ये इसका कंक्लूजन क्या है, तो अगर वो बोल रहे हैं जीरो एक्सेलरेशन, अगर वो जीरो एक्सेलरेशन से जाते हैं तो कभी भी आपको आपका जो x होगा वो प्रोपोर्शनल टू t होगा, ना कि ए टी स्क्वायर। इट इज़ प्रोपोर्शनल, द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। अगर मैं इसको हाफ के टी स्क्वायर लिख दूँ तो क्या ये एक आंसर हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है, ये एक आंसर हो सकता है। इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं। इज मूविंग विथ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। तो देखिए एक्सेलरेशन के बढ़ते क्रम या डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ये इनका फाइनल जो है आ, वो है। तो देखिए अगर ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, तो हमारी सारी चीज़ें एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड करेंगी। लेकिन चूंकि क्वेश्चन में दिखाया दिया हुआ है सिर्फ टाइम के इक्विवेलेंट, यानी ये के टी स्क्वायर के बराबर है। तो अगर मेरा कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यानी हर कुछ समय के बाद उसकी स्पीड, जैसे 5 सेकंड के बाद उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड बढ़ जा रही है, यानी कांस्टेंट, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, यानी कि वी टू माइनस वी वन बाई टी टू माइनस टी वन। तो हर कुछ समय के बाद उसकी भी कुछ बढ़ रही है पर्टिकुलर इंस्टेंस पे, तो वो उसके एक प्रोपोर्शनलिटी हो जाती है। तो अगर मैं इसका आपको फाइनल उत्तर बताऊं कि इसका फाइनल उत्तर क्या होगा, ये मैंने बताया x इक्वल टू के टी स्क्वायर, और के टी स्क्वायर आपका दूसरे उसमें आ रहा है जहाँ एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, यानी अगर में आप के रखते हो तो ये x प्रोपोर्शनल टू के टी स्क्वायर, यानी x इक्वल टू के टी स्क्वायर हो रहा है। तो इसलिए इसका यही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द रिसोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ आर। तो अर्थ पे वाटर के रिसोर्स क्या है? ठीक है। तो रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स होता है स्रोत, जहाँ से पानी निकलता है। ठीक है। तो अंडरग्राउंड वाटर बिल्कुल है, ओशियन भी है, स्नो भी है, रेन भी है। ठीक है। तो अब आपको बताना है कि रिसोर्सेज क्या क्या हैं। ये तो पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये आपको मैं होमवर्क देता हूँ कि आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे इतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं बेसिकली कंसेप्चुअल क्वेश्चन पे ध्यान दे रहा हूँ। विच वन, तो आप इसको मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए जिससे कि मुझे भी पता चले आप फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं। विच वन इज़ नॉट ए रबी क्रॉप। अब रबी की कौन सी फसल नहीं है? तो देखिए रबी की फसल गेहूं तो है ही है, तो वीट तो पक्का है। उसके बाद ब्लैक ग्राम मतलब काला चना, पीस मतलब मटर, और मस्टर्ड मतलब सरसों। अब आपको बताना है कि कौन सी है कौन सी नहीं है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूरा है पूरी तरीके से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इस पर मैं इतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ। विच फूड गिव्स एनर्जी कॉन्स्टेंटली। कॉन्स्टेंटली एनर्जी कौन सा देता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन। ये भी आपको करना है, इसमें भी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ। बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट जलने से ऊर्जा निकलती है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आया जो कि थोड़ा कंसेप्चुअल है। तो ये 3 क्वेश्चन दोस्तों आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। ये क्वेश्चन आया कि वाट सेकेंड इज द यूनिट ऑफ। वाट सेकेंड का मतलब क्या है? वाट और सेकेंड। तो देखिए
अगर मैं पावर पी को लिखूं, पावर क्या होता है, तो वर्क डन अपॉन इन सम यूनिट ऑफ टाइम। तो अगर वर्क को मैं लिखता हूँ पावर इंटू टी, और पावर का क्या होता है वाट, और टी मतलब समय, तो समय का क्या होगा सेकेंड, तो एक्चुअली वर्क क्या हो जाता है वाट सेकेंड। तो ये मेरा अगर कोई पूछता है, अच्छा वर्क और एनर्जी दोनों सेम ही चीज़ होती है, ठीक है। तो अगर कोई पूछता है तो ए पार्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये एनर्जी की यूनिट है। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो ये हो गई एनर्जी। अगला क्वेश्चन आया, ऑर्गेन दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड टू वेरियस पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब दो चीजें होती हैं दोस्तों, एक होता है हार्ट और एक होता है किडनी, और एक होता है लीवर, और होता है लंग। मैं आपको क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ कि इन चारों के आप काम देखिए, क्योंकि ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और इन चारों के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। 32वां क्वेश्चन, ऊपर के तीन ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। अब ये आया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 किलोग्राम 10 kg इज मूविंग ऑन द वर्टिकल वेलोसिटी। तो विथ वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को ट्रिपल कर दिया जाए, यानी 3v कर दिया जाए, यानी 15 कर दिया जाए। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। आई थिंक इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होगा। पहले काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ इंटू एम कितना होगा 10, वी स्क्वायर कितना होगा, पहले 5 थी तो 25, अब कितनी हो जाएगी हाफ इंटू 10 इंटू 15 का स्क्वायर 225। दोनों को माइनस करते हैं दोस्तों, तो हाफ इंटू 10 कॉमन हो गया, 225 माइनस 25, हाफ 10 200 हजार। तो ये कितनी होगी 1000, पहले कितनी थी 125 थी, अब कितनी है 1000। कितने का अंतर आया 875 का। कितने परसेंट बढ़ा, आई थिंक आप लोग इतने होशियार हैं कि आप परसेंट निकाल सकते हैं। चेंज कितने का आया 875 का चेंज आया, और 875 का चेंज आया तो अब आप परसेंट भली भांति निकाल सकते हो। तो आपको ये बताना है कि 875 का जो चेंज आया है ये कितने परसेंट का चेंज आया है। तो दोस्तों अगर आप इसको देखोगे तो ये 900% के आसपास का चेंज है, क्योंकि जब 125 को आप 9 से गुणा करेंगे तो 9 पचे 45, 9 दूनी 18, 1 19, और 9 एकम 9, और अ, अगर आप इसको दोस्तों देखोगे 875 को आप 25 से 125 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और आप देखेंगे कितना आ रहा है। तो अगर मैं 25 से काटता हूँ तो 25 पंचे 25 तिया 75, 25 पंचे, ठीक है। और अगर आप इसको फिर से देखो, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है। वो बोलता है कि वो उसने अपनी वेलोसिटी को ट्रिपल कर दिया, तो हाफ एम 10, वी स्क्वायर 25, और अब कितना होगा हाफ इंटू 10 इंटू 225। अब काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितने का आया, जाएगा 200 अपॉन हाफ इंटू 10 इंटू 25, ये कट जाएगा 8। तो ये 800% का चेंज आ जाएगा। तो अगर आप देखिए तो सी पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अब लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी दोस्तों थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप इसको गूगल करिए और गूगल करके आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसके लिए आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, रटने वाला है। इसका आंसर भी आप हमें कमेंट करके बताएंगे।
अब वो पूछते हैं पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल इज अ फिजिकल चेंज। क्या फ्यूल का जलना फिजिकल चेंज है? दूसरी बात, CH2 H2O CFC are not greenhouse gases. Chlorophyll is a green colored pigment, act as a catalyst during photosynthesis, और यूरेनियम 235 इज नॉन रेडियो। तो ये तो वो दोस्तों सरासर गलत है, क्योंकि यही तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो क्या क्या रेडियो एक्टिव है? यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, 238 को और क्या बोलते हो आप? प्लूटोनियम बोलते हो। तो ये तो हमारी रेडियो एक्टिव तत्व है, यूरेनियम 239। ये न्यूक्लियर रिएक्टर में इसी का यूज़ होता है। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब वो पूछता है क्लोरोफ्लोरोफिल जो है, जी हाँ ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, लेकिन अब क्वेश्चन ये है, क्या ये कैटलिस्ट के रूप में यूज़ होता है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या ये कैटलिस्ट के रूप में यूज़ होता है। पहले हम देख लेते हैं ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस दोस्तों होती है CH4 एन 2O, दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हंसाने वाली गैस बोलते हैं। ठीक, उसके बाद आपकी होती है H2O, यस। ठीक है, तो ये सारी जो गैसें हैं, ये एक्चुअली ग्रीन हाउस गैस होती है। ठीक है, और बाकी आप देखिएगा एक और गैस होती है, मैं भूल रहा हूँ, आप एक बार गूगल करना तो आपको पता चलेगा। एक गैस और होती है, तो वो होती है ग्रीन हाउस। तो जहाँ तक बात है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होती। तो ये भी आपका गलत हो गया और ये भी आपका गलत हो गया। अब बचा ये कि बर्निंग फ्यूल इज़ अ फिजिकल चेंज और नॉट। तो सबसे बड़ी बात है फिजिकल चेंज मतलब भौतिक परिवर्तन। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, और फिर हम आएंगे केमिकल चेंज पे कि आखिर ये दोनों चीज़ें होती क्या है, फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है, उससे आपको और समझ में आएगा ये चीज़। फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जहाँ पे पहले जो चीज़ थी बाद में वही चीज़ बनी रहे। जैसे मान लो कि एलॉय है, पर एलॉय से आपने दो धातुओं को अलग कर दिया। मान लीजिए ये मेटल 1 है, ये मेटल 2 है, लेकिन अंत में ये भी मेटल है, ये भी मेटल है और ये भी मेटल है। तो उनका जो फाइनल कंपाउंड है वो चेंज नहीं हुआ। केमिकल चेंज में क्या होता है, इधर कुछ और होता है और इससे कुछ और बन जाता है। तो एक नई हमें नया मटेरियल मिल जाता है। तो अगर आप बर्न करोगे कोई चीज़ तो आपको क्या मिलेगी? ऐश। ठीक है, ऐश क्या होगा? राख होगी। तो ये आपका केमिकल चेंज होगा, ना कि फिजिकल चेंज होगा। तो ये भी आपका गलत होगा। तो इस हिसाब से आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये था कि ये कैटलिस्ट के रूप में यूज होता है या नहीं। तो जी हाँ, ये कैटलिस्ट के रूप में होता है और इसको बोलते हैं फोटो रेडॉक्स कैटलिस्ट, जिसको क्लोरोफिल को फोटो रेडॉक्स कैटलिस्ट बोलते हैं। तो ये आप नोट कर लो, तो इतनी चीज़ें आप नोट कर लो, ये आपको काम आ जाएगी। वीडियो बैक करके आप नोट कर सकते हैं, और जितनी चीज़ें मैं बोलता जाऊँ उतनी चीज़ें आप रिकॉर्ड करते जाइए, क्योंकि मैं सारी चीज़ें कवर करता जाऊँगा और आपको आगे कोई नया क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो आप यहाँ पे कवर ना किए हों। इसीलिए मैंने पुराने कुछ पेपर्स उठाए हैं ताकि आप सिलेबस से जुड़े रहें और सारी चीज़ें पढ़ते रहें। अच्छा, अब आगे का सुनते हैं। कंसीडर फॉलोइंग सेंटेंस इन दीज levels are effort in between fulcrum and load, the mechanical advantage of this kind of lever। तो थर्ड ऑर्डर के लेवर की बात हो रही है। लीवर जो होते हैं वो थर्ड ऑर्डर की बात हो रही है। तो अब हम देखते हैं कि आखिर ये क्या बोलना चाहता है। तो चार सेंटेंस हैं। इन दीज लेवर्स, इनके बारे में पूछा है कि थर्ड ऑर्डर लेवर क्या होते हैं, तो क्या इनका मैकेनिकल एडवांटेज होता है। ट्वीज़र एंड ह्यूमन आर्म होल्डिंग वेट ऑन द पाम आर एग्जांपल्स ऑफ थर्ड ऑर्डर। तो लेवर को समझने के लिए मैंने क्या किया, आपको विकिपीडिया से इस तीनों टाइप के लीवर की डेफिनेशन यहाँ पे दिखा दी मैंने। तो पहले टाइप का जो लीवर होता है उसको क्या बोलता हूँ मैं, तो उसको मैं बोलता हूँ जो सीशॉ होता है, सीशॉ जो झूला होता है, ये झूला होता है। यहाँ पे एक आदमी यहाँ बैठा होता है, एक आदमी यहाँ बैठा होता है। तो ये जो है फर्स्ट ऑर्डर का लीवर होता है।
सेकेंड, अब इसकी मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, मे बी ग्रेटर देन वन और लेस देन और इक्वल टू, ये मे बी लिखा है तो हमेशा नहीं होगा। फिर क्या होगा, फिर सेकेंड ऑर्डर में क्या होती है, ब्रेक होती है आपकी, जो आप ब्रेक लगाते हो, ब्रेक कुछ आप ऐसे बना सकते हो ब्रेक को, तो आपकी ये ब्रेक होती है, ये सब क्या है सेकेंड ऑर्डर की। और थर्ड ऑर्डर में आपका क्या होता है, हैमर, ट्वीज़र, जॉ। चलते हैं क्वेश्चन पे वापस। कहते हैं कि ट्वीजर जॉ एंड ह्यूमन आर्म होल्डिंग वेट ऑन द palm आर द एग्जाम्पल ऑफ ये। बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज ऑलवेज मोर देन वन। तो देखिए यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे, आप यहाँ पे तो इसकी लिखा है मैकेनिकल एडवांटेज ऑलवेज लेस देन वन। तो ये वाला ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका पूरी तरीके से गलत है। अब ये ऑप्शन गलत है तो बी पार्ट गलत है, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। अब या तो ए आंसर होगा या ए और सी में आंसर होगा। तो इन दीज लेवल्स एफर्ट इन बिटवीन fulcrum एंड लोड, एफर्ट्स इज इन बिटवीन फल्क्रम एंड लोड यानी वेट। तो अब यहाँ पढ़ते हैं क्या ऐसा कुछ लिखा है, तो एफर्ट बिटवीन फल्क्रम एंड रेजिस्टेंस और लोड यहाँ लिखा हुआ है। तो अगर आप इसको सही से पढ़ोगे तो पहली लाइन आपको मिल जाएगी। तो यानी कि ए पार्ट तो आपका सही है। अब वो ये फिर बोलता है कि क्या सी पार्ट भी सही है, ट्वीजर एंड ह्यूमन आर्म होल्डिंग वेट, क्या इसका एक एग्जांपल हो सकता है। तो यहाँ हम आते हैं वापस। तो यहाँ लिखा है लोड आर्म और ट्वीजर लिखा है। तो जी हाँ, इसका ये भी एक एग्जांपल होगा। तो अगर इसका आप सही उत्तर मुझसे पूछोगे तो वो होगा ए एंड सी। तो जो भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है मैं आपको उसकी थ्योरी कवर कराता जा रहा हूँ। लीवर आया तो मैं लीवर की थ्योरी आपको कवर करा ली। अब पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच, कौन सा मैच नहीं कर रहा। मरकरी द नियरेस्ट टू द सन। देखिए नियरेस्ट टू द सन मरकरी है या नहीं है। तो मरकरी मतलब क्या होता है आपका, सैटर्न प्लैनेट विदाउट रिंग्स। मार्स कार्ड रेड प्लैनेट, एकदम सही बात है, तो ये रॉन्गली मैच नहीं है। वीनस द हॉटेस्ट प्लैनेट। वीनस मतलब आपका क्या होता है, तो वीनस मतलब शुक्र होता है, ठीक है। मरकरी नियरेस्ट, यस। सैटर्न प्लैनेट विदाउट रिंग्स, बिना रिंग का जो प्लैनेट है, क्या वो सैटर्न होता है। और फिर उसके बाद आपका आता है वीनस क्या हॉटेस्ट प्लैनेट है। तो आपको ये बताना है। तो अगर मैं इसका आंसर आपको सही आंसर बताऊं तो दोस्तों, एक आपका ये दिमाग लग सकता है कि हॉटेस्ट प्लैनेट वीनस क्यों नहीं है। तो हॉटेस्ट प्लैनेट आपका वीनस, चूंकि मरकरी पास में है फिर भी आपका हॉटेस्ट प्लैनेट वीनस नहीं है। तो सॉरी, मरकरी नहीं है, हॉटेस्ट प्लैनेट वीनस है। तो ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है, लेकिन ये दोस्तों ये गलत है। क्योंकि सैटर्न के चारों ओर एक रिंग बनी हुई है जो कि आपकी धूल की बनी हुई है। तो अगर आपसे पूछा गया कौन सा रॉन्गली मैच्ड है, तो आपको फाइनल आंसर अगर आपका जो पूछा बताऊंगा मैं, वो होगा सैटर्न। सैटर्न के चारों ओर रिंग है, तो लिखा हुआ है विदाउट रिंग्स, तो ये गलत हो जाएगा। अब दोस्तों इतने क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हमारा गणित आ गया है मेरे हिसाब से। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है गणित, तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। इफ 20% ऑफ 50% ऑफ एक्स इज ट्वाइस द वैल्यू ऑफ 50% ऑफ 25% ऑफ वाई, देन एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ और लेस देन वाई। सो अगर एक्स है उसका 20% 0.2, इफ 20% ऑफ 50% ऑफ एक्स, 50% 0.5। तो एक्चुअली अगर आप इसको लिखोगे तो x का पहले 50% लिखोगे 0.5, फिर उसका 20% लिखोगे, तो ये हो गया 20% ऑफ 50% ऑफ x इज इक्वल टू 50% ऑफ 25% ऑफ उसका 50% y। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो x 5 दूना 10 और अपॉन 100 इक्वल टू y इंटू 125 अपॉन 1000। अगर मैं काटता हूँ यहाँ आएगा 10। सो 10x इक्वल टू 120.5y। अब पूछा है
कि x इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन y। सो अगर मैं निकालूंगा, तो अगर मैं निकालता हूँ, हमारे 10x की वैल्यू 125 है, तो अगर x की वैल्यू 10 आप मानोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? अगर y की वैल्यू आप 10 मानते हो तो x की वैल्यू 12.5 आएगी। यानी जब y 10 होगा तो x कितना होगा? 12.5 होगा। तो x y से कितना परसेंट ज़्यादा होगा? तो आइए निकालते हैं। तो जब y 10 है तो x कितना है? 12 है। तो एक्चुअली ढाई ज़्यादा है, तो ढाई डिवाइड बाई 10, यानी कि पूरे पूरे कितने परसेंट आपको ज़्यादा है, ये आपको सीधा नज़र आ रहा होगा। तो अगर आप देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ, तो वो तो इरेज करने की ज़रूरत है नहीं। तो हमारा जो फाइनल आंसर बनता है वो बनता है कि भाई 10x इक्वल टू, फाइनल आंसर बनता है 10x इक्वल टू 12.5y। अब सबसे पहली बात यह है कि y में ज़्यादा मल्टीप्लाई हो रहा है तब वो 10x के बराबर है, यानी y तो कम है। तो y कम है तो पूछा वो x इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन y। सो चूंकि 100 y में मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है 1.25 का, अगर आप x की वैल्यू यहाँ से निकालो तो 1.25 y, तो y में मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है 1.25 का। अगर 1 का मल्टीप्लाई करते तो बराबर होता x बराबर y, लेकिन चूंकि 1.25 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x जाहिर सी बात है ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है? तो 125% x ज़्यादा है, क्योंकि 1.25 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप फाइनल आंसर पूछोगे तो 125%, सॉरी यहाँ पे पूछा है x इज व्हाट परसेंट मोर और लेस। तो दोस्तों अगर यहाँ पे आप देखोगे, x इक्वल टू मेरा कितना आ गया? 1.25y। तो अगर आप y इक्वल टू पूछोगे तो x अपॉन 1.25। ठीक है, ये हो गया। अब y से कितना जाता है तो y, तो x माइनस वाई अपॉन एक्स इतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू तो x ही होगी, y की वैल्यू कितनी होगी? x अपॉन 1.5 अपॉन एक्स। तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1.25x माइनस एक्स। तो कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इसमें हमने एक चीज जो छोड़ी थी वो आपने भी मैंने ध्यान नहीं दी, तो इसको मुझे एक बार इरेज करना पड़ेगा। तो इसमें एक यहाँ पे लिखा हुआ है ट्वाइस द वैल्यू, हमने ट्वाइस नहीं पढ़ा। तो एक्चुअली क्या है, इफ 20% ऑफ 50% ऑफ एक्स इज ट्वाइस द वैल्यू ऑफ ये, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना आएगा? 10x अपॉन 100 इक्वल टू 125 इंटू 2 अपॉन 1000 इंटू वाई। तो ये कितना आएगा? x अपॉन 1। तो ये कितना आएगा? 250 बटा 10,000 y। तो ये कितना आ जाएगा? तो ये कट जाएगा। x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 25y। और ये एक्चुअली यहाँ पे 10 रहेगा, तो 10x बराबर 25y। तो अगर पूछोगे तो x की वैल्यू क्या होगी? तो 2.5y। तो अगर आप पूछोगे कि भाई x कितना परसेंट y से ज़्यादा है, तो y डिफरेंस x करोगे आप, y डिफरेंस x करोगे तो x को आप क्या लिखोगे? तो y माइनस एक्स, और x को लिखोगे 2.5y अपॉन वाई। तो कितना होगा? 150, 1.5y आएगा, वो भी माइनस का। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी? तो माइनस आ रही है, क्योंकि y डिफरेंस x कर रहे हो, मतलब आप ये मान रहे हो कि y बड़ा है, जबकि अगर y डिफरेंस x करना था और y डिफरेंस x है y माइनस एक्स अपॉन वाई,
और ये करने पे आपका माइनस डेढ़ 1.5 आ रहा है। तो माइनस 1.5 आ रहा है, अगर परसेंट में बदलोगे तो माइनस 150 आएगा। तो वाई, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स बढ़ा है वाई से, और कितना बढ़ा है, 150% बढ़ा है। तो अगर आप इसका आंसर लिखोगे तो 150 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, वरना आपके आंसर नहीं निकलेंगे। अब जैसे मैंने भी क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दी थी, और हमारा आंसर फिर क्या हुआ, आंसर लाने में हमें दिक्कत होने लगी। बाद में हमने जब देखा कि हमने क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया है, तो फिर हमने उसको सुधार किया। तो टाइम आपके पास काफ़ी रहेगा, आप सुधार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक सर्कल है, सबसे पहले सर्कल बना लो। उसका एक सेंटर है, चलो सेंटर बना लो। एक कॉर्ड है, तो कॉर्ड मतलब जीवा। जीवा है A13, तो A13 करके हमने A13 हमने जीवा बना ली। एंड सी डी आर पैरेलल ऑन अपोजिट ऑफ द ये, तो एक सी डी भी है। तो ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो ए बी इक्वल टू, अच्छा दोस्तों ये A13 नहीं है, एक्चुअली ये ए बी है। तो यहाँ पे ए बी करना पड़ेगा आपको। ये ए बी कितना है, 20, और सी डी कितना है, 48। डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड कितना है, 34। तो ये दोस्तों कितना है, 34। डायमीटर ऑफ द सर्कल बनाना चाहिए, बड़ा आसान है। अगर आप के केंद्र से, क्योंकि ये डिस्टेंस मतलब लंबवत दूरी होगी, तो यानी 90 होगा, ये भी 90 होगा। तो ये इसको आधा आधा कर देता है, तो ये 10 हो जाएगा, और इतना 10 हो जाएगा, इतना 24 हो जाएगा, और इतना भी 24 हो जाएगा। अब दोस्तों ये मेरी दूरी क्या है, वो है। अब ये ये पता है। अब मैं क्या करूँगा, अगर मेरा ये दूरी क्या है, x है, तो इतनी दूरी क्या होगी, तो ये हो जाएगी 34 माइनस एक्स। तो अब मैं एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा। एक्स स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर, और दूसरी बनेगी हमारी 34 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को आप घटाओगे, तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस 34 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब अगर मैं इन दोनों को देखूं, तो इन दोनों को मैं देखूं तो हम अगर इन दोनों आपका हम इन दोनों ट्रायंगल को वो नहीं दिखा सकते, सर्वांगसम नहीं दिखा सकते। तो हमें इसको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो अगर मैं अगर मैं थोड़ा आगे की कैलकुलेशन, आई थिंक ये आपने नोट ही कर लिया होगा, तो मैं आगे की कैलकुलेशन के लिए इसको रब करता हूँ। तो एक्स का स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस 34 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 100 माइनस 24 का स्क्वायर 576 इक्वल टू 0। अब ये मैं क्या करूँगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 476। ये क्या होगा मेरा, 34 इंटू 2x माइनस 34 इक्वल टू 476। तो ये दोस्तों क्या आएगा, 34 इंटू 2x यानी 68x माइनस 34 का स्क्वायर इक्वल टू 476। 68x इक्वल टू 34 का स्क्वायर प्लस 476। अब इसको मैं सॉल्व करना चाहता हूँ। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको सॉल्व करेंगे, तो x की वैल्यू जब आप निकालेंगे, तो वो आ जाएगी 24, यानी कि
एक्स की वैल्यू मेरी कितनी होगी, 24। और जब एक्स की वैल्यू मेरी 24 आ गई तो अब मुझे कुछ नहीं करना, ये आप नोट कर लेना। मुझे बस एक्स को उठा के यहाँ रख देना है। तो 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 676। अब 676 किसका होता है, तो वो 26 का होता है दोस्तों। ठीक है। अब 26 का स्क्वायर मेरा कितना होता है, 676 होता है। तो आर की वैल्यू 676। तो हमें 2 आर निकालना है, क्योंकि हमें डायमीटर निकालना है। तो 2 आर इक्वल टू, तो 26 × 2, तो ये क्या हो जाएगा, 52। सही उत्तर 52 हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगला क्वेश्चन आप पढ़ते हैं। एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में एंगल सी जो है वो 60 डिग्री है। और आपको बताना है कि, और एंगल ए दिया है, एक ट्राइंगल है उसमें एंगल सी है वो 60 डिग्री है, एंगल ए है 75 डिग्री है, ए बी सी। अब ए डी लंब है बी, ए डी जो है वो लंब है बी सी पे, और बी ई लंब है ए सी पे। और ई इज द पॉइंट ऑन ए सी, जहाँ ए डी और बी ई इंटरसेक्ट करते हैं। तो E is a point on AC where AD and BE intersect। जी हाँ, ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं AD और BE, यानी कि ये H है जो दिया हुआ है। व्हाट इज द मेजर ऑफ CHD, हमें बताना है एंगल CHD। तो हमें बताना है, ये एंगल बताना है ये कितना होगा। ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये निकाल लो, ये क्या होगा। तो ये होगा 60 और 75 कितना होता है, 135। तो ये होगा 45। अब ये 45 डिग्री है आपका। ठीक है। तो अब आप ये देख लो, ये 90 है तो ये भी 90 है, ये भी 90 है। ठीक है। तो अब आपको दोनों एच पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आपको एक इसका फ्रेश फिगर बनाना चाहिए, जिसमें आपको सिर्फ वही वैल्यू लिखनी चाहिए जो आपको चाहिए। आपको कौन सा एंगल चाहिए, CHD, आपको ये एंगल चाहिए। अब इस एंगल के लिए आपके पास सबसे अच्छी चीज़ क्या है, आपको ये 90 दिया हुआ है। अगर आपको ये एंगल मिल जाता है तो आपको पता चल जाएगा। अब ये एंगल के लिए आपको अगर ये एंगल मिल जाता है तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर हम इसका सलूशन चाहते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा, सबसे पहले ये सुनिश्चित कर लें कि एक आंसर फिगर बनाएं, और फिर उसके बाद चीज़ों को एक व्यवस्थित ढंग से लिखें। मैं थोड़ा सा ABC को ऊपर नीचे करना चाहता हूँ, उससे थोड़ा सा मुझे आसानी हो। तो मैं A यहाँ लिखना चाहता हूँ, B यहाँ और C यहाँ। तो बोलते हैं एंगल A कितना है, तो A है 75। सिंपली मैंने इसको 75 लिख दिया है। बोलते हैं एंगल C कितना है, तो C है 60। तो B अपने आप कितना हो जाएगा, 45। बोलते हैं कि AD क्या है, तो AD परपेंडिकुलर है।
BC पे, फिर B परपेंडिकुलर है AC पे, और ये दोनों एक दूसरे को कहाँ मेट कर रहे हैं, एक दूसरे को H पे मेट कर रहे हैं, पूछा है। दोस्तों देखिए ये एंगल कितना हो जाएगा, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि इस एंगल को अगर आप निकालोगे तो ये 90, ये 75, तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो 9 7 16, ये 15 डिग्री, ये 15, तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 डिग्री। बट हमें निकालना क्या है, ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है CHD, यानी हमें कौन सा एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है। अब हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ ऐसा कर पाएँ कि हम इसको इक्विलेटरल दिखा पाएँ। तो अगर आप इसको इक्विलेटरल दिखाना है तो कौन कौन से, तो ट्राइंगल CHE और ट्राइंगल CHD, इसमें देखिए, देखिए CH दोनों में बराबर है, एंगल CTH इक्वल टू एंगल CEH इक्वल टू 90 डिग्री है। अब हमें कुछ ऐसी तीसरी चीज चाहिए जो ये एक दूसरे को सर्वांगसम कर दे। तो अभी फिलहाल के लिए इसको यहीं इक्वेशन बना के छोड़ते हैं, और कोई बाकी चीज़ देखते हैं कि और हम कहाँ से ये एंगल निकाल सकते हैं। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार ये एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री होगा। अब दोस्तों ये E है, ये घेरा कितना है, 45। अगर मैं यहाँ पे tan 45 लगाता हूँ तो ये क्या होगा, ये और ये दोनों क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी अगर मैं tan 45 लगाता हूँ, यानी कि जो tan B होगा, BD होगा, AD अपॉन BD आएगा। तो इस हिसाब से BD और AD की लेंथ बराबर हो जाएगी। और हम क्या कर सकते हैं, इक्वल टू AD। अब मैं इसको क्या लिखा मैंने, x, इस पूरे को क्या लिखूंगा, x। अब अगर मैं थोड़ा सा इरेज करूं, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा, हमारा क्वेश्चन लगभग निकल ही गया है। तो अब दोस्तों अगर मैं इसका फाइनल आंसर आपको बताऊं, तो ये फाइनल आंसर आने वाला है 45 डिग्री, और मैं बताता हूँ कैसे आएगा। देखिए ए, ठीक है, ए क्या था 75, बी क्या है और सी क्या है, ठीक है। अब अगेन मुझे ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत है नहीं, सी की वैल्यू है 60, यहाँ से इसको डाल दिया 90। अब देखिए दोस्तों ये एक्स है तो ये एक्स है, मैंने यहाँ पर tan 45 लगा के आपको दिखा दिया है, ठीक है। अब यहाँ से एक एच पे मिल रहा है, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये क्या है, एच। हमें ये एंगल निकालना है। अब देखिए दोस्तों ये हमने निकाला था, ये कितना आया था, 15 आया था। क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ दिखाइए, ये सॉरी, ये जो था ये 90 था, ठीक है, ठीक है। तो ये जो मेरा था
ये कितना था 90 था, तो ये कितना आया था 15 डिग्री। तो ये कितना था 30 डिग्री। अगर यहाँ पे मैं tan 30 लगाऊंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो इसकी वैल्यू यानी कि h, और ये क्या था हमारा ED, तो एच डी की वैल्यू कितनी आएगी, तो वो आएगी x इंटू √3। कैसे, क्योंकि एच डी अपॉन बी डी ये हो जाएगा tan 30। तो एच डी हमारा क्या आ जाएगा, एच डी हमारा आ जाएगा बी डी यानी x बाई √3। ठीक है, तो अब हम क्या, हमारे पास क्या आ गया, ये कितना आ गया, ये हमारा आ गया x बाई √3। ठीक है, तो एंगल एक बार आप देखो, एंगल भी हमारा 45 आ जी हाँ। ये x/√3 आ गया, ये x√3 आ गया। अब हमें ये लगाना है, तो ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल होगा, इस एंगल को मैं क्या बोलूँ, थीटा बोलूँ। तो मैं क्या लगा दूँ, साइन थीटा, tan थीटा लगा देता हूँ। tan थीटा इक्वल टू x√3 अपॉन x/√3। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ तो x तो कट जाएगा, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan−1/3। अब कैसे आएगा, हमने देखा कि ये कितना डिग्री था, 45 डिग्री था, तो हमने कहा ये 45 था। ठीक है, फिर हमने जब इसको निकाला तो ये कितना आया था, तो हमारा ये आया था 75। तो ये कितना आया था, 15 डिग्री आया था। ठीक है, अब tan 45 लगाया हमने, तो ये और ये बराबर आ गया। तो ये हमारा कितना आ गया था, x आ गया था। अब ये और ये x आ गया था, और फिर अगर इसी में हमने tan 30 लगाया तो क्या आया, तो ये आया एच डी अपॉन बी डी। तो ये कितना आया, एच डी की वैल्यू हमें नहीं पता, बी डी की वैल्यू x है, तो एक्च इक्वल टू tan 30, तो एच डी एक्स अपॉन √3 आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, x/√3। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो इसकी वैल्यू आएगी, यहाँ पे हम tan 60 लगाएंगे। tan 60 क्या होगा, 60, वो क्या होगा, वो √3 होता है। तो आप लगाओगे tan 60, वो क्या आएगा, ए डी अपॉन डी सी। ए डी क्या है x, डी सी क्या है नहीं पता। tan 60 क्या होता है √3, तो x इक्वल टू डी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, x/√3। राइट, अब डी सी क्या है, x/√3, तो ये भी क्या आ जाएगा, x/√3। और ये क्या आया था, x/√3, तो ये कितना आ जाएगा, तो x/√3 अपॉन x/√3। तो एक्चुअली जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये 1 आएगा। तो tan−1 अब थीटा इक्वल टू क्या आया हमारा, तो tan−1 थीटा इक्वल टू tan−1। तो ये एक्चुअली कितना हो गया, 45 डिग्री। तो जो हमारी फाइनल कहानी थी वो क्या थी, कि एंगल सी एच डी वो कितना आएगा, तो 45 डिग्री आएगा। तो यानी कि ये जो थीटा था ये कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो फाइनल आंसर में हम क्या लिखेंगे, 45 डिग्री। तो हमने बस यहाँ पूरे में tan थीटा लगाया, जिसकी वैल्यू कितनी है, 45। इससे हमें ये पता चला ये और ये बराबर है। उसके बाद हमने इस छोटे से ट्राइंगल में tan थीटा लगाया यानी tan 30। फिर हमें पता चला कि ये और इसकी वैल्यू x/√3 है। फिर हमने इस ट्राइंगल में लगाया tan थीटा यानी tan 60। फिर हमें पता चला ये x/√3 में, हमें पता चला ये और ये आपस में बराबर है। और जब भी ये दोनों वैल्यू बराबर है फिर हमने इसको tan थीटा लगाया, तो वो हो जाएगा लंब बटा आधार। और उसके हिसाब से हमारा क्या आ जाएगा, दोनों वैल्यू कट जाएगी तो क्या आ जाएगी 1, और उस हिसाब से ये किसी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री। तो इस हिसाब से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। दोस्तों ये था पार्ट 1 इस वीडियो का। और इसके बाद कुछ क्वेश्चन रह गए हैं जिनको हम पार्ट 2 में एक्सप्लेन करेंगे। और ये कुछ क्वेश्चन हैं जिनको आप कर सकते हो, और मैं वैसे इनको पार्ट 2 में सॉल्व करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।